ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी ट्रेड कंपनी जिसने उसके देश से 20 गुना बड़े देश इंडिया को गुलाम बना दिया और 200 साल में करीब 370 लाख करोड़ रुपए लूट के चले गए और इंडिया को सोने की चिड़िया से काला कौवा बना दिया। लेकिन कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई और कैसे इसने इस भारत को इतना लूटा, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में। That British rule had destroyed India's future. Unfortunately, Britain also stole $45 trillion from India. Religious divisions between the Hindu and Muslim communities. Series which will explore the fascinating relationship between India and Britain. ये बात 16वीं शताब्दी के आखिरी साल की है जब पूरी दुनिया के उत्पादन में 25% से भारत कर रहा था और इसीलिए भारत को सुपर पावर कहा जाता था, जैसे कि आज अमेरिका है, और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और उस वक्त दिल्ली के तट पर अकबर की हुकूमत थी और ये दुनिया के सबसे धनी राजाओं में से एक था। और दूसरी तरफ उसी टाइम पे ब्रिटेन में अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा था और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती पे टिकी हुई थी और वो पूरी दुनिया के उत्पादन में सिर्फ 3% ही थी। और तब ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ की पहली हुकूमत थी। तब यूरोप के सबसे पावरफुल कंट्रीज में पोर्टुगल और स्पेन थे और ये दोनों कंट्रीज ने व्यवसाय के तौर पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था और इसीलिए ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पोर्टुगल और स्पेन के शिप को लूट लेते थे और इसी में खुश रहते थे। और उसी दौरान ब्रिटेन का एक समुद्री लुटेरा था राल्फ फिच, जो घूमते घूमते हिंद महासागर के पास पहुंचा। उसे भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। उसकी ये ट्रिप इतनी बड़ी लंबी थी कि वो ब्रिटेन वापस पहुंचे उससे पहले ही ब्रिटेन में उसको मृत घोषित कर दिया था। बट जब वो वापस पहुंचा और उसने इसके बारे में बात की, तब एक और लुटेरा जेम्स लैंकेस्टर और उसके साथ ब्रिटिश के 200 और बिजनेसमैन ने वहां पर जाने का विचार किया। तब भारत एक सुपर पावर था और ब्रिटेन एक गरीब देश था और तब उधर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि कोई अकेले कोई कंपनी शुरू कर सके और इसीलिए 150 से 200 लोगों ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 में एक नई कंपनी की शुरुआत की। पर तब दूसरी कंट्रीज के साथ व्यवसाय करने के लिए उसे एलिजाबेथ की परमिशन लेनी पड़ती थी और इसीलिए इसने एलिजाबेथ को समझाया कि कैसे ट्रेडिंग करके उधर से सस्ते दाम में चीजें लेके यहाँ पर वो विदेश में हम महंगे दाम में इसे बेच सकते हैं और इससे ब्रिटेन और हमारा दोनों का फायदा होगा। इस बात से एलिजाबेथ एग्री हो जाती है और इस कंपनी को परमिशन मिल जाती है और इसके साथ एक एडवांटेज और भी देती है कि आप आपके कोई भी वर्कर्स को कैसे भी ट्रीट कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और इसीलिए इस कंपनी को फ्रीडम मिल जाती है। अब ये लोग पहले तो हिंद महासागर के वेस्ट में इंडोनेशिया के पास गए। वहां पर जाकर देखा तो व्यवसाय की कॉम्पिटिशन में पोर्टुगीज, स्पेन और डच की बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर पैर जमा चुकी थी और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर ज्यादा टिकने नहीं दिया और इसको यहाँ से निकलना पड़ा। फिर साल 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स ने भारत के सूरत के पोर्ट पर अपने शिप को रोका और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐलान किया। बट यहाँ पर भी पोर्टुगीज और डच पहले से ही थे और वो मसाले का ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ट्रेडिंग कंपनी दुनिया के सबसे धनी देश के 25% की आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने लगेगी। और जब कैप्टन विलियम हॉकिंग्स यहाँ पर पहुंचा तब अकबर की डेथ हो चुकी थी और अब दिल्ली के तख्त पर जहांगीर का राज था। अब विलियम हॉकिंग्स ने आकर यह देखा कि पोर्टुगीज और डच पहले से ही मुगलों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना चुके हैं और उसे भी अगर बिजनेस बढ़ाना है तो उसे भी मुगलों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसको भी मुगलों को अपने फेवर में करना पड़ेगा। कैप्टन को यह पता चल गया कि जहांगीर की इजाजत के साथ ही यहाँ पर उसके सहयोग की भी जरूरत होगी। अब विलियम हॉकिंग्स को यह पता चल गया था कि अगर बहुत सारा पैसा कमाना तो हमारी एक कंपनी बंगाल में भी होनी चाहिए। उस टाइम के बंगाल में बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये सब बंगाल में आता था और यहाँ के ये हिस्सों में बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। अब हॉकिंग्स दूसरी कंपनी की स्थापना के लिए जहांगीर से मिले 1 साल के अंदर ही वो सीधा मुगलों की राजधानी आगरा पहुंच जाता है। बट जहांगीर पोर्टुगीज और डच से खुश था और वो उसके साथ रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता था और इसीलिए हॉकिंस को वो दूसरी कंपनी की परमिशन नहीं देते और इसीलिए ब्रिटेन ने उसके सांसद मेंबर सर थॉमस रो को उसके शाही दूत के रूप में भेजा। ये सर थॉमस रो बहुत ही चालाक और इंटेलिजेंट थे। सर थॉमस रो 1615 में आगरा पहुंचे और जहांगीर को बेशकीमती गिफ्ट दिए। उसमें जहांगीर की एक फेवरेट शराब भी थी, साथ में शिकारी कुत्ते भी दिए। लेकिन ब्रिटेन के साथ रिश्ता रखना जहांगीर की प्रायोरिटी थी ही नहीं। बट सर थॉमस रो ने 3 साल तक लगातार कोशिश की एंड 3 साल के बाद जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत इस कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को सभी पोर्ट पर चीजें बेचने और खरीदने के लिए जगहों की परमिशन दे देगी और उसके बदले में यूरोप के उत्पादकों को भारत को देने का वादा किया गया था। लेकिन तब उधर कुछ बनता ही नहीं था और यह भी तय किया गया कि कंपनी के शिप में राजमहलों के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और गिफ्ट्स आएंगे उसे स्वीकार किया जाएगा। और उसके बाद कंपनी के व्यापारी मुगलों की परमिशन से भारत में बने रुई, रेशम के कापड़, चाय, पोटेशियम नाइट्रेट बहुत ही कम रेट में खरीदते और विदेशों में बहुत बड़े रेट में बेचते थे और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बनाते थे। और कंपनी जो भी खरीदती थी वो चांदी देकर खरीदी थी, जो उसने 1621 से लेकर 2843 तक अमेरिका और स्पेन में उसके दासों को बेचकर जमा किया था। सो इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे इस कंपनी ने हमको लूट के कंगाल किया और हम पर शासन किया। और ये देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।